नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। ओपिनियन पोल कल शाम को आ चुके हैं। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके घिसे पिटे बयान आते जा रहे हैं। एक मनोरंजन सा चल रहा है। कल दोपहर से यानी कि 7 मार्च से यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बिल्कुल गायब हो चुका है। आज सुबह के अखबारों में भी बहुत कम खबर इसके बारे में छपी थी। ज़्यादातर अखबारों ने एग्जिट पोल ही कैरी किया है। जो समय मिला है बीच में जब तक के इन रिजल्ट्स आते हैं इन इलेक्शन के, हम बात करते हैं उसी युद्ध के बारे में। एक नए एस्पेक्ट को लेकर आज मैं आपसे बात करूंगा। मैं आज बात करूंगा टर्की और रशिया के रिलेशनशिप की और इनके रिलेशनशिप का क्या असर पड़ सकता है यूक्रेन रशिया के युद्ध पर। अभी 26 जनवरी को प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट में कहते हैं, द बैन ऑफ पैसेज ऑफ रशियन वॉरशिप्स टू द ब्लैक सी and significant military and humanitarian support for Ukraine are extremely important today. The people of Ukraine will never forget that. यानी कि टर्की ने रशिया के जो वॉरशिप्स हैं उनको ब्लैक सी में आने पर रोक लगा दी है और इसी का धन्यवाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दिया है इस ट्वीट में। तो इसी को समझते हैं कि इसके पीछे राजनीति क्या है और कैसे टर्की जो कि एक तरह से रशिया पर काफ़ी डिपेंडेंट है उसने ये कदम क्यों लिया। टर्की के इस बयान से रशियन पॉलिटिकल सर्कल्स में एक खलबली सी मच गई है। उन्होंने जल्दी से टर्की से मिलने के लिए अपने विदेश मंत्री को कहा है और ये मीटिंग अगले हफ्ते अंताल्या टर्की में ये फिक्स की गई है। ये मीटिंग दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में होगी, रशिया के सर्गी लावरोव और टर्की के मवलुत चावुशोगलू। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन ने फरवरी के शुरू में भी इन दोनों देशों यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता करने का ऑफ़र किया था जो दोनों देशों ने नहीं माना था। अब वो दोबारा से इसी बात को दोहरा रहे हैं। उसके कई रीज़न हैं कि वो इस जो वॉर हो रही है उसमें क्यों पड़ना चाहते हैं। अभी हाल ही में 1-2 दिन से उन्होंने फिर अपील की है पुतिन से कि वो सीज़फायर करें। पिछले हफ्ते भी अर्दोगन ने पुतिन से बात की थी कि ये युद्ध वो ख़त्म करें। इधर टर्की में अंदरूनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। वो एक संकट के बाद दूसरे संकट का सामना करते आ रहे हैं। वो केवल इसलिए कि वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं प्रेसिडेंट अर्दोगन की वो बहुत ही ख़राब हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पे इन्फ्लेशन पिछले दिनों 50% के ऊपर पहुँच गया था। आजकल भी 30-35% के ऊपर वहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों में अर्दोगन के खिलाफ एक आक्रोश बना हुआ है और इसलिए अर्दोगन एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां से वो अंदरूनी मामलों से निकलकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर आ जाएं, जहां पे वो शायद ये सोचते हैं कि आने वाले चुनाव में वो इस वजह से जीत जाएंगे। इंटरनेशनल स्टेज पर भी टर्की के रिलेशनशिप ज़्यादातर देशों से ख़राब हैं। वो यूएस से ठीक कर भी नहीं सकते हैं जब तक कि जो बाइडन वहाँ के प्रेसिडेंट है। सीरिया के युद्ध में पड़ के उनको वहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। इज़राइल से उनके रिलेशनशिप्स ख़राब हैं क्योंकि इज़राइली को अर्दोगन ने नाजी बोला था। ग्रीस, साइप्रस, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, आर्मीनिया और कई देशों से बहुत ही ख़राब रिलेशन टर्की के चल रहे हैं केवल अर्दोगन की वजह से। तो वो अब ये सोचते हैं कि ये जो यूक्रेन का युद्ध है ये शायद एक उन्हें तरीका मिल गया है इन सब मुसीबतों से निकलने के लिए और अगर वो ये युद्ध बंद करा देंगे तो एक हीरो की तरह वो देखे जाएंगे और कई देशों से उनके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। भारत से भी टर्की के रिलेशनशिप कोई ख़ास अच्छे नहीं है क्योंकि टर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है कश्मीर मामले पर। रशिया और टर्की के रिलेशनशिप का एक बहुत ही ब्रीफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव।
रशिया और टर्की बहुत पुराने दुश्मन हैं। पिछले 500-600 सालों से ये आपस में लड़ते आ रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच में जो टेरिटोरियल युद्ध होते रहे वो तभी ख़त्म हुए जब ये दोनों अम्पायर्स ख़त्म हुए प्रथम महायुद्ध के बाद। अब पिछले 10 साल में अर्दोगन जो हैं उनके रिलेशनशिप सारे देशों से ख़राब हैं, इसलिए उन्होंने कई बार कोशिश की कि रशिया से वो अपने रिलेशन सुधार सके। थोड़ा इसमें वो प्रोग्रेस हुआ भी। अर्दोगन पुतिन से मिले, पुतिन अर्दोगन से मिले, लेकिन 2015 में टर्की ने एक रशियन सुखोई जहाज़ को सीरिया के बॉर्डर के पास मार गिराया, और जिसको पुतिन ने डिस्क्राइब किया कि इन्होंने मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया है। 2017 में पुतिन टर्की गए और उन्होंने सैंक्शंस ख़त्म किया, और दोनों देशों ने आपस में समझौता किया कि वो सीरिया की वॉर को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। अर्दोगन हमेशा से जो बाइडेन के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं, और जब भी जो बाइडेन पुतिन के बारे में कुछ कहते हैं तो ये उसका जमकर विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके रिलेशन रशिया से सुधर जाएं, लेकिन फिर इस साल यूक्रेन युद्ध हुआ और उसमें टर्की ने जो स्टैंड लिया है वो रशिया के खिलाफ लिया है। पिछले 1 महीने के अगर आप टर्की के एक्शंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये देश कितनी दुविधा में है। अर्दोगन को समझ नहीं आ रहा कि वो रशिया का साथ दें या यूक्रेन का साथ दें या क्या करें। ज़रा सा ये घटनाक्रम देखिए। 3 फरवरी को अर्दोगन यूक्रेन गए और उन्होंने वॉलंटियर किया कि यूक्रेन और रशिया के बीच मध्यस्थता करेंगे। 24 फरवरी को टर्की ने अपनी सपोर्ट यूक्रेन के लिए घोषित की। 25 फरवरी को काउंसिल ऑफ यूरोप में जब रशिया को सस्पेंड करने की बात आई तो वहाँ पे टर्की ने रशिया का साथ दिया। और 27 फरवरी को टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी है यूक्रेन पर, और अब हम उन पर जो एनफोर्समेंट्स लगाएंगे वो 1936 के मॉन्ट्रू कन्वेंशन के एग्रीमेंट के मुताबिक। काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में जल्दी से बता दूं, ये यूरोपियन यूनियन नहीं है, ये एक अलग एक काउंसिल है जिसमें 47 मेंबर्स हैं। 1949 में ये बना था, और इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना। अब टर्की और रशिया के रिलेशनशिप का इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी एक बार हम समझ लेते हैं। इन दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो भी इनके रिलेशंस के मुताबिक ही चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। पिछले साल रशिया ने टर्की से करीब $5 बिलियन वर्थ ऑफ चीज़ें इन्होंने इंपोर्ट कराई थी। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो खाने पीने की होती हैं, थोड़ी बहुत मशीनरी है, और दूसरे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह होते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ रशिया टर्की से नहीं लेता है जो कि वो कहीं और से ना सोर्स कर सके। उधर रशिया टर्की को कहीं ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। पिछले 2-3 साल से लगातार रशियन एक्सपोर्ट्स जो टर्की को हैं वो $20 बिलियन के ऊपर रहे हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्यूल, पेट्रोलियम पदार्थ, ऑयल्स, ये सबसे ऊपर हैं। और ज़्यादातर रॉ मटेरियल टर्की का रशिया से ही आता है। तो टर्की कहीं ज़्यादा रशिया पर डिपेंडेंट है बजाय के रशिया टर्की पर। अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन का, जिसमें भारत ने एब्सटेन किया था, उस रेजोल्यूशन में टर्की ने रशिया के खिलाफ वोट किया था। केवल 4 देशों ने रशिया का साथ दिया था, वो थे सीरिया, नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया और बेलारूस। अब थोड़ा सा ब्लैक सी की ज्योग्राफी हम समझ लेते हैं। जिन देशों की कोस्टलाइन ब्लैक सी पर पड़ती है उनको ब्लैक सी पावर्स बोला जाता है। वो हैं रोमानिया, बल्गेरिया, टर्की, जॉर्जिया और रशिया और यूक्रेन। उससे पहले ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्राइमिया पेनिनसुला है
जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा था 2014 तक, और रशिया ने मार्च 2014 में ये हिस्सा अपने अधीन कर लिया यहाँ पर अटैक करके। यूक्रेन पर हमला कोई नई बात नहीं है रशिया की तरफ से। यहाँ पे अगर आप कोस्ट लाइन का देखें तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन आज भी यूक्रेन की है ब्लैक सी में 2782 किलोमीटर की, और दूसरे स्थान पर कोस्ट लाइन है टर्की की 1329 किलोमीटर की। जो कोस्ट लाइन का शेप है उस वजह से टर्की का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस एरिया में सबसे ज़्यादा है। अब इस एरिया में थोड़ा सा जूम इन करते हैं। किसी भी जहाज़ को अगर मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी या ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी में जाना है तो उसको ये 2 चैनल्स या स्ट्रेट्स नेगोशिएट करने पड़ते हैं। ये दोनों स्ट्रेट्स जो हैं इनको टर्किश स्ट्रेट्स बोला जाता है, और ये टोटली टर्की के कंट्रोल में है। पहला है बॉस्फोरस, जो कि आप अगर इस्तांबुल गए होंगे तो वहाँ पे आपने ये स्ट्रेट देखा होगा। वो ज्वाइन करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से। उसके बाद नीचे की तरफ फिर एक और स्ट्रेट आता है जिसको डार्डेनल्स बोलते हैं। ये टर्की का दूसरा स्ट्रेट है जो ज्वाइन करता है सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से, और फर्दर डाउन नीचे यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, और इसलिए टर्की की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये इस्तांबुल में बॉस्फोरस स्ट्रेट का एक व्यू है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ब्रिज है। ऐसा माना जाता है कि ये एशिया और यूरोप को ये कनेक्ट करता है। बॉस्फोरस स्ट्रेट की विड्थ कई जगह बहुत कम हो जाती है। सबसे कम विड्थ की 700 मीटर है, तो यहाँ से बड़े शिप्स का निकलना बहुत मुश्किल होता है। डार्डेनल स्ट्रेट जो 61 किलोमीटर लंबा है और ये बॉस्फोरस से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। ये इसकी मिनिमम विड्थ 1.2 किलोमीटर्स की है। टर्किश स्ट्रेट्स भी एक बिजी शिपिंग लेन है। अगर आप इसको स्वेज कैनाल से कंपेयर करें तो उसका आधा ट्रैफिक इन स्ट्रेट्स के बीच से गुजरता है, जो कि करीब 20 से 25 शिप्स डेली होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मॉन्ट्रू ट्रीटी की, जिसके तहत टर्की रशिया के खिलाफ एक्शन ले चुका है। मॉन्ट्रू ट्रीटी साइन हुई थी 20 जुलाई 1936 को मॉन्ट्रू स्विट्ज़रलैंड में, इसीलिए इसका नाम मॉन्ट्रू ट्रीटी पड़ा हुआ है। इस ट्रीटी को 10 देशों ने साइन किया था, जिसमें से 4 उस समय के ब्लैक सी स्टेट्स थे: रोमानिया, बल्गेरिया, यूएसएसआर और टर्की। यूक्रेन और जॉर्जिया उस समय यूएसएसआर का हिस्सा थे। ये ट्रीटी लीग ऑफ नेशंस में रजिस्टर की गई थी। लीग ऑफ नेशंस यूनाइटेड नेशन से पहले का ऑर्गेनाइजेशन है, जो 10 जनवरी 1920 में फॉर्म हुआ और 20 अप्रैल 1946 में डिसॉल्व करके यूनाइटेड नेशंस में मर्ज कर दिया गया था। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुआ था। मॉन्ट्रू ट्रीटी यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन नहीं की थी, और ना ही यूएसए लीग ऑफ नेशंस का मेंबर था। ये मैप दर्शाता है लीग ऑफ नेशंस का 1920 में जो फॉर्म हुए थे। जो ब्लू एरियाज़ हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। उसमें इंडियन पेनिनसुला का पूरा एरिया आता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये ट्रीटी साइन की थी, तो उनके अधीन जितने भी देश थे वो माना गया कि वो भी सिग्नेटरीज हैं। ये ग्रे एरियाज़ वो देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किया था: यूएसए, सऊदी और मंगोलिया इत्यादि। पीले कलर के देश वो हैं जो बाद में ज्वाइन किया और किसी वजह से लीग ऑफ नेशंस छोड़ गए थे। इसमें सोवियत यूनियन गिना जाता है। सोवियत यूनियन को लीग ऑफ नेशन से एक्सपेल किया गया था 1939 में, क्योंकि उस समय उन्होंने फिनलैंड पर हमला कर दिया था। तो यूएसएसआर ने मॉन्ट्रू ट्रीटी ज़रूर साइन की थी, लेकिन वो लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं था। और यूएस, जैसा मैंने कहा, वो ना ट्रीटी साइन की हुई है और ना ही वो उस समय लीग ऑफ नेशंस का मेंबर था। और क्योंकि यूएस ने ये ट्रीटी साइन नहीं की है, वो आज तक टर्की की सॉवरेनिटी, टर्किश स्ट्रेट्स पर उसको क्वेश्चन करता है।
मॉन्ट्रू एक छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी है, जनीवा के बहुत ही नज़दीक है, जो स्विस साइड है इस लेक जनीवा का। अगर आप उसमें जनीवा से जाएंगे करीब 30 किलोमीटर, यहाँ पे ये मॉन्ट्रू म्यूनिसिपैलिटी आती है। मॉन्ट्रू ट्रीटी है जो मर्चेंट वेसल्स हैं, मर्चेंट शिप्स हैं और नेवल शिप्स हैं, वो किन कंडीशंस में टर्की उनको टर्किश स्ट्रेट्स में आने जाने के लिए परमिशन देगा। ये एक बहुत ही डिटेल्ड ट्रीटी है। ओरिजिनल वर्जन फ्रेंच में है जो कि यूएन की साइट पर अवेलेबल है, साथ में अंग्रेज़ी वर्जन भी अवेलेबल है। वो करीब 50-60 पेज का डॉक्यूमेंट है और एक तरह से वो पढ़ने लायक डॉक्यूमेंट है। हालांकि वो 1936 में लिखा गया, लेकिन इतना डिटेल में उस पर काम किया गया है कि वो आज भी वैसे का वैसा डॉक्यूमेंट वो आज भी लागू हो जाता है। सो लास्ट में इस ट्रीटी के कुछ सिग्निफिकेंट आर्टिकल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में आर्टिकल 2, जब पीस टाइम है, जब कोई भी लड़ाई नहीं हो रही, तो कोई भी देश का जहाज़ वहाँ से आ जा सकता है विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़। बस उसमें लिमिटेशन वो फिज़िकल चैनल के ही हैं, उस पर कितना बड़ा जहाज़ जा सकता है, कितने टनेज का जा सकता है, वही रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर लड़ाई हो रही है जिसमें टर्की हिस्सा नहीं ले रहा है, तब भी मर्चेंट व्हीकल यानी कमर्शियल शिप्स जो हैं वो आ जा सकते हैं। और आर्टिकल 5 कहता है कि टर्की अगर किसी वॉर में हिस्सा ले रहा है तो उसका जो दुश्मन देश के जहाज़ तब तक आ जा सकते हैं जब तक कि वो उस लड़ाई में के हिस्सेदार नहीं बनते हैं। सेक्शन 2 इस ट्रीटी का डील करता है नेवल वेसल्स से। आर्टिकल 12 के अनुसार जो ब्लैक सी पावर्स हैं आज की तारीख में, यानी कि वो 6 देश, अगर उनका जहाज़ कोई ब्लैक सी के बाहर है या कोई भी जहाज़ वो ख़रीदते हैं तो वो एक नोटिस देकर उनको ला सकते हैं अपने सी पोर्ट पर। इस काम के लिए उनको 8 दिन का नोटिस, प्रायर नोटिस टर्की को देना होगा और उस वेसल के पूरे डिटेल्स देने होंगे कि कितने आदमी हैं, क्या इक्विपमेंट है और क्या वो ला रहे हैं। अगर वो पावर नॉन ब्लैक सी वाला कोई देश है तो उनको 15 दिन पहले ये नोटिस देना होता है। सेक्शन 2 के ये 2 आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि आप कोई भी नेवल जहाज़ ला सकते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, लेकिन उसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट हैं उसका इस्तेमाल वॉर में नहीं कर सकते हैं। और अंत में आर्टिकल 19 देखिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंडर में टर्की ने रशिया के खिलाफ एक्शन लिया है। सो पॉइंट नंबर 1, अगर लड़ाई हो रही है जिसमें टर्की हिस्सा नहीं ले रहा है तो नेवल शिप्स किसी भी देश के आ जा सकते हैं, जो कि रूल्स ऑलरेडी लेड डाउन है। पॉइंट नंबर 2, जो देश लड़ाई में इन्वॉल्व हैं उनके जहाज़ टर्किश स्ट्रेट से नहीं जा सकते हैं अनलेस के वो कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह की बात करते हैं। और लास्ट में जो तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेवल शिप्स उन देशों के हैं जो लड़ाई में इन्वॉल्व हैं, वो कोई भी लड़ाई का काम वहाँ पे ब्लैक सी में नहीं करेंगे। वो ना सर्च करेंगे, ना वहाँ पे कोई होस्टाइल एक्ट करेंगे जब तक वो वहाँ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशियन शिप्स जो है वो ब्लैक सी से यूक्रेन पर अटैक नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कोई लड़ाई की फ्रंट नहीं खोल सकते हैं, अपने ट्रूप्स नहीं भेजा सकते हैं समुद्र के रास्ते। और दूसरा, उनके रशिया के सारे शिप्स जो हैं वो ब्लैक सी के थ्रू न मेडिटेरेनियन में जा सकते हैं, ना बाहर से आ सकते हैं सिर्फ अपने बेस पे, लेकिन लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और इसी ने रशिया को बेहद एकदम से परेशान कर दिया है, क्योंकि एक तरह से ये एक और ब्लॉकेड है उसके ऊपर जो सैंक्शंस के अलावा यहाँ से भी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।